नमस्कार, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी एपिसोड। कानून की जंग लड़ने वाले एडवोकेट्स, आपको न्याय दिलाने वाले एडवोकेट्स अब खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या है मामला? 1 बार 1 वोट आखिरी जंग साबित होने जा रही है वकीलों की वकालत की। तो दोस्तों, मामला क्या है? आज मैं जो बोलने जा रहा हूं आप सबसे, वह एक वीडियो नहीं है, यह एक चेतावनी है, वार्निंग है, एक कॉल है आवाम के लिए, एक कॉल है एडवोकेट बिरादरी के लिए, एक आवाज है उन लाखों एडवोकेट्स के लिए जो सोए हुए हैं, उन वकीलों के लिए जो इस देश के न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। 1 बार 1 वोट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है आज ही कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता नहीं रही। इसलिए अब इस देश में जो भी बार काउंसिल के चुनाव होंगे वह न्यायालय के सुपरविजन में रिटायर्ड जजों की कमेटी द्वारा किए और कराए जाएंगे। आप समझ रहे हैं कहां से हम चले थे और कहां आ गए हैं? जज साहब, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, उचित भी है। ऐसे मामले हैं जो यह सवाल उठाने को मजबूर करते हैं, लेकिन इसके साथ शायद जो बड़ा खतरा है उसकी तरफ आपकी नजर नहीं गई। वो बड़ा खतरा है कि आज वकीलों पर, वकील के काउंसिल्स पे सवाल उठाए तो कल न्यायपालिका और जजेस भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। यह मेरी बात नोट कर ली जाए माय लॉर्डशिप। बट खैर, एनी हाउ, मेरा विषय आज वो नहीं है। मेरा विषय तो है 1 बार 1 वोट, अर्थात एक वकील वो चाहे तो कितने बार का मेंबर हो सकता है, लेकिन वोट वो एक ही जगह देगा। अर्थात आप यूपी बार काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी मेंबर हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा कि भैया आप वोट वहां दोगे कि वोट आप सुप्रीम कोर्ट में दोगे। आप 30,000 में जाते हैं, आप दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं, तो आपकी मेंबर वहां की भी हो सकती है, लेकिन वोट आपको एक ही जगह डालना पड़ेगा। देखने में तो यह मामला बड़ा ही डेमोक्रेटिक लगता है, लेकिन क्या यह ऐसा है हकीकत में? सच्चाई क्या है? सच्चाई बहुत खतरनाक है। जो सबसे बड़ी बात है कि जब आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है, जब हमारे बार लीडर्स, जो हमारे नेता हैं, वकीलों के नेता, उनसे यह सवाल पूछा जा रहा है तो वो चुप है। मैं उनसे कहता हूं ट्रांसपेरेंट रूप से सामने आइए, लेकिन उन्होंने चुप्पी ओढ़ रखी है। गंभीर, सन्नाटेदार, छन्नाटेदार चुप्पी। क्यों भाई? यह सिस्टम सिर्फ वोटिंग के पैटर्न को बदलने वाला है, या यह पूरे लीगल फ्रेटर्निटी के भविष्य से खिलवाड़ है? और यह खिलवाड़ भी कैसा हो रहा है? बैकडोर से, चोरी छुपे। 1 बार 1 वोट, मैंने आपको बता दिया क्या है कि आप मेंबर तो अनेक बार के हैं, लेकिन आप वोटिंग एक ही जगह करेंगे। हमारी बार आज की तारीख में बढ़ती जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट बार, एनसीएलटी बार, एनसीएलटी बार, कंज्यूमर कोर्ट बार, सेल्टेक्स बार, जीएसटी बार, बार ही बार है। हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, लेकिन आप अपना वोट एक ही जगह देंगे।
अर्थात आपकी आवाज सीमित की जा रही है, एक खिड़की में बंद कर जा रही और आपकी एकता को खंडित किया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ, इमेजिन कीजिए कि किसी बार की मेंबरशिप 1.25 लाख की, तो कायदे से वहां 1.25 लाख लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते। अब चूंकि एक वकील कई बारों का मेंबर होता है, जहां जहां वो प्रैक्टिस करता है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो सारे बारों के मेंबरशिप लेता है। जैसे मैं ही बात करूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट का भी हूं, दिल्ली हाई कोर्ट का भी हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी हूं, एनसीएलटी कोर्ट का भी। तो मेरी हर जगह समस्या है। मैं जब वहां फीस दे रहा हूं तो मेरी आवाज है, लेकिन नहीं साहब, मुझसे कहा जाता है, मुझसे पूछा जाता है कि भाई आप वोट कहां देंगे। तो जब मैंने कह दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वोट दूंगा, तो मेरा राइट जो है हाई कोर्ट का या दूसरे कोर्ट्स का ऑटोमेटिक खत्म हो गया। मेरी तरह से लाखों वकील होंगे। तो अर्थात मेंबरशिप 1.25 लाख की, जो लीडर चुनेगा, जो बार का रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, वो 5 या 10 हजार वोट से चुना जाएगा। अर्थात उसकी ताकत क्या होगी उस लीडर की, वो कैसे वकीलों की बात पुरजोर ढंग से रखेगा। नेता वो 1.25 लाख का है, लेकिन चुना उसको सिर्फ 10 हजार लोगों ने है। और जब उसकी विरंत होती है तो सच्चाई सबको पता है कि इसके पीछे तो 10 हजार लोग हैं। तो वहां पे आप जाकर के मजबूर हो जाते हैं कि आप रिप्रेजेंट तो 5,000 लोगों को कर रहे हैं, लेकिन आप चुने गए हैं सिर्फ 50 वोट से। अर्थात आपकी ताकत है ही नहीं। आपकी बात क्यों मानी जाए? वकीलों की समस्या आप कैसे सॉल्व करें? अब बताइए, ये कैसी डेमोक्रेसी है साहब? यह कैसा न्याय है? यह तो जो हमारी संघीय शक्ति है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है बैकडोर से। यह तो प्रयास है, यह तो षड्यंत्र है हमारी आवाज को दबाने का। सोचिए, यह कौन सा इंसाफ है? यह कौन सा इक्विलिटी है? ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? क्या कोई बार लीडर मुझे इस फॉर्मूले का लॉजिक बताएगा? अब तक तो नहीं बताया, देखते हैं। तो जनाब, असली मुद्दा क्या है? यह स्कीम किसने प्रपोज की, क्यों प्रपोज की, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका फायदा कौन उठा रहा है या इसका फायदा किसको होगा? दोस्तों, जब भी कोई सिस्टम चेंज किया जाता है, एक सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछो, क्यों बोनो? क्यों बोनो? किसका बेनिफिट? सिंपल है। वकीलों की आवाज, वकीलों की ताकत को दबाना मुश्किल होता था, इसलिए ये नया फॉर्मूला इजाद किया गया। जितना छोटा बार उतना इजी कंट्रोल। हम उस पर अपना नियंत्रण रखेंगे, उसको अपने हिसाब से चलाएंगे, घुमाएंगे। समझ में आ गया? क्यों बोनो, किसका बेनिफिट? इन्फ्लुएंस डालिए, इन्फ्लुएंस से काम ना बने, दबाव बनाइए, उससे भी काम ना बने, लालच दीजिए और एक छोटे बार को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। एक छोटे बार के वोट को अपने नियंत्रण में ले लीजिए और फिर चलाइए बरसों तक दादागिरी। चुनाव में मोनोपोली। अगर ये बात बड़ा होता, 1.25 लाख लोग होते, तो इसको कंट्रोल करना, इस पर प्रेशर बनाना, इसको लालच देना आसान नहीं था। तो साहब, यह स्कीम जो है बड़ी सोच समझकर डेलिबरेटली डिजाइन की गई है टू कंसोलिडेट पावर इन फ्यू हैंड्स। चंद हाथों में ताकत केंद्रित रहे, ताकत का विकेंद्रीकरण ना हो। यह भी इंश्योर करता है कि जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है उसमें कोई फेरबदल ना हो, कोई रद्दो बदल ना हो
और यह आने वाले दिनों में और मजबूत ना हो जाए और सरकार से, बेंच से वकीलों के हक और हुकूक के लिए, कानून की बेहतरी के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज ना उठा सके, इसकी आवाज छीन लो, इसके राइट्स को कुंद कर दो। बार लीडर्स, मेरे जैसा एक छोटा सा वकील अगर इस सच्चाई को समझ रहा है, आप नहीं समझ रहे, आप क्यों चुप हैं? आपने इस प्रपोजल पर पब्लिक डिबेट अब तक क्यों नहीं करवाई है? हर स्टेट के बार एसोसिएशन को इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया है? उनसे उनकी ओपिनियन क्यों नहीं ली गई है? ग्रास रूट पे जो लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? ट्रांसपेरेंसी किधर है? अकाउंटेबिलिटी किधर है? मैं सवाल दर सवाल पूछ रहा हूं, जवाब गायब है। अब मौके दस्तूर को भी देखिए। यह सब तब हो रहा है जब एक तरफ फॉरेन लॉ फर्म्स की एंट्री इंडिया में वैलिड कर दी गई, उस पे ही अभी वकील परेशान हैं, हैरान हैं, घबराए हुए हैं। तो क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि फॉरेन लॉ फर्म की एंट्री का विरोध भारत के वकील सशक्त तौर पर न कर पाए, इसलिए इनकी शक्ति को छोटा कर दो, विकेंद्रित कर दो, इनको आपस में बांट दो ताकि वह विरोध न हो? तो साहब, अब जो एलिफेंट है फॉरेन लॉ फर्म्स, वो आपके जेब में घुस चुका है, बार रूम से बाहर हो चुका है, मतलब वहां से भी आगे चलकर आपके जेब में घुस चुका है। अब आप कर लो इससे मुकाबला, हाथी आपकी जेब में। लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही, कोई उस मुद्दे को डिस्कस नहीं कर रहा है। फॉरेन लॉ फर्म्स इंडिया में एंट्री ले चुके हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, सब का सब इसका समर्थन कर रही है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नाम पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर यह सब पीछे की दरवाजे से किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मसले में कोई यह नहीं पूछ रहा है कि इंडियन लॉयर्स का क्या होगा। यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह लोकल लॉयर्स को प्रोटेक्शन है, बट हमारे देश में हमारे लॉयर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं। उन देशों में उनके बार काउंसिल अपने लॉयर के लिए लड़ते हैं, पर हमारे देश में हमारी ही बार काउंसिल अब हमारी नहीं रही है। बार लीडर्स, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फॉरेन लॉ फर्म्स को भारत में एंट्री देने के पीछे का असली मकसद क्या है? एक्चुअल रोड मैप क्या है? कितने फेज में यह फुल फ्लेज्ड एंट्री होने जा रही है? इंडियन लॉयर्स कैसे सुरक्षित रहेंगे? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान क्या है? स्मॉल टाउन लॉयर्स, यंग लॉयर्स, स्ट्रगलिंग लॉयर्स, उनका फ्यूचर क्या होगा? जवाब दो। बार लीडर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, व्हाइट पेपर रिलीज करिए, चुपचाप बैक डोर से नेगोशिएशन मत करिए। हमारा फ्यूचर यही है, यही वकालत है, और हमें अपने हमारे अधिकारों पर क्या कुटाराघात हो रहा है, क्या आक्रमण हो रहा है, यह जानने का पूरा हक है। दोस्तों, इतने के बाद भी अगर आप नहीं जगे, आप नहीं चेते, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि देखिए वकील साहब, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? इतने बड़े सिस्टम से हम लड़ ही कैसे सकते हैं? हम क्या करें? सोच बदलो। हम लॉयर्स हैं, हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, हम जस्टिस के लिए लड़ते हैं, तो हम अपने राइट्स के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? यही है, वक्त है मुट्ठियां बांध लेने का, सड़क पे निकलने का।
यही मेरा आपसे अपील है, यही मेरा आपसे निवेदन है। हर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ, 1 बार 1 वोट सिस्टम पे रेजोल्यूशन पास करो, अपनी डिसेंट रिकॉर्ड करवाओ। यंग लॉयर्स, सोशल मीडिया पर फैल जाओ, आवाज उठाओ, यह तुम्हारा फ्यूचर है। अगर अब चुप रहे तो ताऊ उम्र चुप रहेगी और वकालत छोड़कर चाट पकौड़े की दुकान लगाते नजर आओगे। वक्त है, आवाज उठाओ। सीनियर एडवोकेट्स, आपकी भी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आप हमारे अग्रज हैं, आप हमारे सीनियर हैं। आपकी डिग्निटी पे भी यह हमला है, आपके इन्फ्लुएंस पे भी यह हमला है। इस्तेमाल कीजिए अपनी ताकत का। यंग जनरेशन का नेतृत्व करने के लिए आगे आइए। महिला अधिवक्ता साथियों, आपकी पार्टिसिपेशन भी इस मुहिम में जरूरी है। जेंडर इक्विलिटी के साथ वोटिंग इक्विलिटी भी चाहिए। क्या करेंगी जेंडर इक्विलिटी लेके, जब आपके पीछे की ताकत ही छीन ली जाए? मान लिया आप जीत गई हैं जंग, हर बार काउंसिल में महिलाओं के लिए सीट कर दी गई है रिजर्व, लेकिन आपके पीछे 50 वकीलों की ताकत। लड़ पाएंगी आप अपने हक के लिए? आवाज उठा पाएंगी आप वकील साथियों के लिए? कर पाएंगी बेंच के अनर्गल अनैतिक फैसलों का, हुक्मरानी का, डिक्टेटरशिप का मुकाबला? पूछिए अपने आप से सवाल। तो ठीक है, जेंडर इक्विलिटी चाहिए, लेकिन वोटिंग इक्विलिटी भी चाहिए। हर स्टेट बार काउंसिल पिटीशन डालिए, आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करिए, ट्रांसपेरेंसी की मांग कीजिए, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपसे तो डिटेल्ड रेस्पॉन्स की उम्मीद है। 1 बार 1 वोट का एग्जैक्ट प्रपोजल क्या है बताइए वकील साथियों को। कंसल्टेशन प्रोसेस क्या थी, इसमें आपकी क्या भूमिका रही, आपने क्या कहा, यह कैसे लागू हो गया, यह कैसे पास हो रहा है देश में? स्टेक होल्डर से बात किया था आपने क्या, उन्होंने क्या कहा था? यह सब आप लाइए जनता के बीच में, वकीलों के बीच में। फॉरेन लॉ फर्म्स एंट्री का स्टेटस क्या है, आगे का रूट मैप क्या है, बताइए आप हमको। और हम लोगों के लिए इसमें सुरक्षा क्या है, हमारी सेफ गार्ड क्या है? बार लीडर्स, इट इज हाई टाइम टू कम क्लीन फॉर द फ्रेटर्निटी। आज मैं आपसे सीधे तौर पर मुखातिब हूं और यह अपील कर रहा हूं, रेस्पेक्टेड बार काउंसिल मेंबर्स, स्टेट बार प्रेसिडेंट्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, यह मैसेज खास तौर पर आपके लिए है। आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, पब्लिक सर्वेंट्स हो, अकाउंटेबल हो। 1 बार 1 वोट पर पब्लिक हियरिंग कब होगी? जनता की अदालत में इस पर बहस कब होगी? प्रोज और कॉन्स का डिटेल्ड एनालिसिस कब पब्लिश होगा? अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, इस पर कब बात होगी? वोट कब होगा और कैसे होगा? फॉरेन लॉ फर्म्स पर करंट स्टेटस क्या है बताइए। नेगोशिएशंस में क्या हो रहा है, प्रोटेक्शंस मेजर्स क्या हैं, फेज वाइज एंट्री का प्लान क्या है? सिंपल सी बात है, बार लीडर्स कम क्लीन, कम क्लीन। अगर इंटेंशन सही है तो प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर यह सारा कुछ वकीलों के हित में हो रहा है तो वकीलों से ही क्यों छुपाया जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, टाउन हॉल मीटिंग्स कंडक्ट करिए, वेबनायर्स ऑर्गेनाइज कीजिए, हर लॉयर को इन्वॉल्व कीजिए, हर लॉयर को इन्फॉर्म कीजिए। क्योंकि याद रखिए, आज आप नेता हैं हमारे, कल कोई और होगा, पर प्रेसिडेंट तो आप सेट कर जाओगे, क्योंकि आज के नेता आप हैं। सिस्टम आप डिजाइन करोगे, हिस्ट्री तुम्हें, इतिहास तुम्हें जज करेगा। आज की गलती के लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा।
नई जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आपको जज करने वाली है। डिसाइड करिए लेगेसी क्या छोड़कर आप जाएंगे। ये गाड़ी घोड़ा दौलत बंगला गाड़ी सब यहीं रह जाएगा, बार लीडर्स। लेगेसी क्या छोड़ के जाओगे, यह बड़ा सवाल है। दोस्तों, यह सवाल सिर्फ वोटिंग सिस्टम का नहीं है, यह सवाल सिर्फ फॉरेन फर्म्स के एंट्री का नहीं है, यह हमारी प्रोफेशन का है, यह हमारी आत्मा का है। इंडियन लीगल सिस्टम को ग्लोबली रेस्पेक्ट किया गया है। हमारे कोर्ट रूम्स, आर्गुमेंट्स, हमारी डेडिकेशन, हमारी एक्सेसिबिलिटी, यही तो हमारी ताकत है। पर चेंजेस जो हो रहे हैं वो स्लोली धीमे जहर की भांति हमारे प्रोफेशन को मार रहा है। इसको कॉर्पोरेट का शक्ल दे रहा है, कॉर्पोरेट हो रहा है, सब कुछ कॉमर्शियल कर रहे हैं। वन बार वन वोट से पावर कंसंट्रेट हो जाएगी और ये कॉर्पोरेटराइजेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिस एंड द कॉमर्शलाइजेशन दोनों बढ़ेगा। फॉरेन फर्म से कंपटीशन इंक्रीज होगी, जूनियर लॉयर्स मार्जिनलाइज्ड होंगे, स्मॉल टाउन लॉयर्स इररिलेवेंट हो जाएंगे। यह डोमिनो इफेक्ट है, एक के बाद एक स्वतः होता चला जाएगा। और सबसे जो डेंजरस बात है वह सब हो रहा है विदाउट प्रॉपर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन। मैं फिर कहता हूं, अब भी वक्त है, संभल सकते हो तो संभल जाओ। सन्नाटा, कंफर्ट में रहना, इसका उत्तर कदापि नहीं हो सकता है। साथियों, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, आवाज बनिए, वोकल अपोजिशन चाहिए। अगर इस जहां में जीना जरूरी है तो आवाज उठाना उससे भी जरूरी है। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग मेरे इस वीडियो को पसंद नहीं करेंगे, आप मेरा विरोध करेंगे, पर मुझे इस बार इस वीडियो पर लाइक नहीं चाहिए। मैं आउटराइट क्लियर हूं, मुझे बदलाव चाहिए, मुझे आवाज चाहिए, मुझे साथ चाहिए। मुझे एक ऐसी बार काउंसिल चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि डेमोक्रेटिक हो, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां हर एक वकील की आवाज सुनी जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने बार व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, कलीग्स के साथ डिस्कस कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने बार लीडर से सवाल पूछिए। वो जहां मिले रोकिए, पूछिए, रेस्पेक्ट से पूछिए, लेकिन फर्मली पूछिए। We are officers of the court, we fight for others' right. तो अपने हक के लिए हम क्यों नहीं लड़ें? जय हिंद। Let's resolve today to protect our profession. Let's protect our democracy in our bar first. Then we will see about the democracy in the country. इसी के साथ मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, वकील एकता जिंदाबाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।